तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर आज फिर से मौसम ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है, क्योंकि मौसम सुहाना लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे शहर हैं, कुल 17 ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहाँ पर अभी भी भीषण गर्मी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो अप्रैल का महीना है, लोगों में इस बात को लेकर के डर है कि अप्रैल में जब ऐसे हालात बने हुए हैं तो आगे मई और जून में गर्मी कितना उन्हें सताएगी। देखिए इस रिपोर्ट में खबर। प्रचंड गर्मी ने देश के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया है। अप्रैल के महीने में ही कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार को देश में सबसे ज्यादा तापमान प्रयागराज में दर्ज किया गया। वहां पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद यूपी सरकार ने स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया। लखनऊ में चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया। लखनऊ में 1 से 8 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 तक खुलेंगे। क्लास 9 से 12 तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में अलग अलग इलाकों में हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लोगों को बिना काम से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। बात करें बढ़ती गर्मी की तो उड़ीसा में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। झारखंड में 44.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बिहार में 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। यूपी में पारा 45 डिग्री तक चला गया। मध्य प्रदेश में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में थोड़ी राहत रही, लेकिन यहाँ का तापमान 38 डिग्री रहा। तो सुबह में तो एक सुहानी सी हवा चल रही है दीपिका, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम सुहाना बना हुआ है। लेकिन अगर आधे उत्तर भारत की हम बात करें तो ज्यादातर राज्यों में हालात इस तरीके के हैं कि पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। लोग गर्मी से परेशान हैं। और गर्मी में एक बात और हमने देखी है कि आग लगने की घटनाएं और खबरें भी लगातार मिलती रहती हैं। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में हुआ है, जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। कितना नुकसान वहां पर हुआ, आग किस वजह से लगी, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद से आग की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक कपड़े के पुराने गोदाम में आग लग गई। ये आग वहाँ कैसे लगी किसी को नहीं पता, लेकिन चंद मिनटों में उसने पूरे गोदाम को आग का गोला बना दिया। विनाशकारी लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी, जिसकी वजह से काफी दूर तक धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बताया गया कि आग की इन खतरनाक लपटों ने दूसरे कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें भी बर्बाद कर दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। तो गर्मी से तो फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन सियासी पारा की बात करें तो आज वो काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को आज राहत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है। राहुल गांधी ने जिसके खिलाफ अपील की है, और ऐसे में आज देखना होगा कि सूरत कोर्ट क्या अपना फैसला बरकरार रखती है या फिर उस फैसले को पलट देती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए आज का दिन बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की उस याचिका पर फैसला आना है जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अगर कोर्ट आज उनकी सजा पर रोक लगा देता है तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस बहाल हो सकती है। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के दूसरे दिन ही यानी 24 मार्च को राहुल की संसद की सदस्यता चली गई थी, जिस पर काफी सियासी बवाल भी हुआ था। आज दोपहर 12 से 1 के बीच कोर्ट का फैसला आ सकता है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी का संसद का सफर दोबारा शुरू हो पाएगा या फिर उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को जिस बयान की वजह से सजा हुई वो 2019 में उन्होंने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए दीपिका आज बहुत अहम दिन है। देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या राहुल की संसद सदस्यता जिस तरीके से गई है वो बरकरार रहती है या फिर थोड़ी राहत उनके लिए
आज का दिन लेकर के आता है। देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें कम होगी या फिर नहीं, इस पर तो आज दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर एमपी में कट्टरता फैलाने वाले मदरसों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा आखिर हम क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए इस पूरी खबर को। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों का सर्वे होगा। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ पुलिस और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कहीं कट्टरता का पाठ पढ़ाया तो नहीं जा रहा, इसको रिव्यू करना चाहिए। सही बात भी है। तो कार्रवाई करेंगे आगे आने वाले समय में मदरसों में, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो कार्रवाई निश्चित होनी। मध्य प्रदेश की सरकार के इस फैसले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वागत किया। मैं शिवराज सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिवराज जी ने, जब योगी जी ने किया था तो भी लोगों ने हल्ला मचाया। हालांकि कांग्रेस को शिवराज सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा। कांग्रेस नेता इस एक्शन को राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने का एक जरिया बता रहे हैं। शिवराज जी आज सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मूल मुद्दों से उनको ध्यान भटकाना है जनता का। मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट के मदरसा बोर्ड में, जो मदरसा बोर्ड सरकार के अधीन आता है। 2 दशक से शिवराज सरकार उसको चला रही है। अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि कहीं होती है तो जिम्मेदार सीधे शिवराज सरकार होती है। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मदरसों की जांच के ऐलान के बाद राजनीति और गरमाने वाली है। तो शिवराज सरकार के इस एक्शन से तो जाहिर सी बात है सियासत काफी गर्म रहने वाली और इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में भी खूब नजर आएगा। चलिए मैं आपको बताते हैं दुनिया में क्यों टेंशन है, अमेरिका से लेकर स्पेन तक क्यों कोहराम मचा हुआ है। इसके अलावा थाईलैंड में कैसे कुदरत का कहर बरपा है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। भीषण आग का ये वीडियो स्पेन से आया है। बीते कुछ दिनों से जंगल में भीषण आग लगी हुई है, जिसकी तेज लपटों ने हजारों हेक्टेयर जंगल को जलाकर राख कर दिया। यही नहीं, रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने में जुटे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी आग ने कहर बरपाया। तस्वीर अमेरिका के टेक्सास की, जहां हाईवे पर भी भीषण आग लग गई, जिसके काले धुएं का घना गुबार दूर से दिखाई दे रहा है। शिकागो में एक गोदाम भी आग का गोला बन गया। देखते ही देखते गोदाम जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि दोनों ही घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का है। यहाँ पर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तेज आंधी के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 24 से ज्यादा ट्रक तहस नहस हो गए। इस कुदरती आफत में 2 अफगानी नागरिकों की भी मौत हो गई। हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन फरार है। ट्रकों और मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। थाईलैंड में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। समुद्र में आए अचानक तूफान ने एक नाव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिस समय समुद्र में उफान आया, उस वक्त 62 नाव में 149 मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए 10 शहरों को एहतियातन अलर्ट पर रख दिया है। ये वीडियो अमेरिका के न्यूयॉर्क से आया, जहां पर एक 4 मंजिला पार्किंग गैराज अचानक गिर गया। सैकड़ों गाड़ियां तहस नहस हो गईं, जिसके बाद धूल का घना गुबार आसमान में उठ गया। पूरे इलाके में दहशत मच गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। पूरी घटना कार में लगे फ्रंट कैम में कैद हो गई है। तो देखा आपने 4 मंजिला गैराज कैसे जमींदोज हो गई और ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अतीक एंड कंपनी की, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, और खबर ये मिल रही है कि हो सकता है कि शाइस्ता इस वक्त यूपी में ही है और लोकेशन भी यूपी पुलिस ने शाइस्ता की ट्रेस कर ली और जिसको लेकर के ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त चल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये लेडी डॉन कब तक पकड़ में आती है।
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। दोनों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक छापेमारी हो रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। शाइस्ता की तलाशी में पुलिस ने कौशाम्बी में गंगा के तराई इलाके में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहां के खेत खलिहान हर जगह शाइस्ता की तलाश की गई। बड़ी संख्या में इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस वालों को लगाया गया। जहां पर एसटीएफ को इनपुट मिला है कि शाइस्ता परवीन इस इलाके में छिपी हो सकती है। उसकी वजह भी है क्योंकि अतीक अहमद का नेटवर्क इस इलाके में बड़ा मजबूत है। अतीक अहमद के गुर्गे इस इलाके में रहते हैं, उनके लिए पसंदीदा जगह ये इलाका है। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी अतीक अहमद के रहते हैं। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद से ही वो फरार है। यहाँ तक कि अपने पति और बेटे के जनाजे के वक्त भी वो सामने नहीं आई। सूत्रों की माने तो गंगा किनारे कछार इलाके में शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है। इसी वजह से पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पलाना और उसके आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। इसमें हम लोगों को कुछ अपराधियों के छुपे होने की भी सूचना थी। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सीएम योगी, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के साथ प्रयागराज के अधिकारी शामिल हुए। तो यूपी पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है शाइस्ता को ढूंढने में और मैदान में ड्रोन को भी उतार दिया गया, यानी कि इस लेडी डॉन का बच पाना नामुमकिन है। और इसके अलावा अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं उनसे भी राज उगलवाने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। उनसे लगातार सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों से एसआईटी आज भी पूछताछ करेगी। प्रयागराज में इन तीनों आरोपियों से सवाल जवाब किए जाएंगे। कल कोर्ट में पेशी के बाद तीनों हत्यारों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसके बाद से उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। जांच टीम ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें कुछ सवाल हैं वो ये कि मर्डर करने का मकसद क्या है, मर्डर करने की साजिश कब और कहां रची गई, मर्डर में इस्तेमाल होने वाले विदेशी हथियार कहां से मिले, मर्डर करने से पहले क्या रैकी की गई थी, अगर हाँ तो कितने दिनों से रैकी कर रहे थे, मीडिया का डमी कैमरा और डमी माइक कहां से खरीदा, क्या किसी ने प्रोवाइड कराया था, क्या किसी के इशारे पर इस मर्डर को अंजाम दिया, क्या 15 तारीख से पहले भी हत्या करने की कोशिश की गई थी, शुरुआत की 7 राउंड की गोलियां अतीक अहमद को निशाना बनाकर क्यों चलाई गई, मीडिया के भेष में हमला करने की योजना किसकी थी और हमले के बाद धार्मिक नारे क्यों लगाए गए। सवालों की लिस्ट में ये वो चंद सवाल हैं जिनके जवाब जांच टीम आरोपियों से जानना चाहती है। इसके अलावा जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसआईटी तीनों आरोपियों को कुछ जगहों पर भी ले जा सकती है और वहां पर छानबीन कर सकती है। तो अतीक और अशरफ के हत्यारों से लगातार सवाल जवाब जारी है। शाइस्ता की भी तलाश की जा रही है, लेकिन इस बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल इस वीडियो में असद पिस्टल चलाता हुआ नजर आ रहा है, ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन असली खबर है क्या, गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। उमेश पाल हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि असद पिस्टल दिखा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वही पिस्टल है जिससे उमेश पाल की हत्या की गई थी। ये वीडियो पुलिस को असद के मोबाइल से मिला है। असद ने वीडियो के जरिए मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी मांगी थी। पिस्टल के साथ असद का ये वीडियो 9 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है। असद अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उसके गुनाह लोगों के सामने अब भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में इसी साल 24 फरवरी को खुलेआम उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया था। अतीक अहमद के गुर्गों ने असद के साथ मिलकर उमेश पाल पर उसके घर के पास ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस दौरान अतीक के गुर्गों ने बम भी फेंके थे। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। अब इसी पिस्टल को चेक करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, अतीक अहमद और अतीक अहमद के गैंग का तो पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, लेकिन बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की नींद इस पूरे घटनाक्रम की बात उड़ चुकी है। जी हाँ, उसको भी बहुत टेंशन है, रातों में उसे नींद नहीं आ रही। अब तो उसकी पत्नी पर भी 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। क्यों है ये माफिया डॉन टेंशन में, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में।
अतीक अशरफ मर्डर के बाद माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बेचैन है। माफिया मुख्तार अतीक और अशरफ की मौत के बाद से खौफ में है। जब उसे दोनों की मौत की खबर के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गया और अपनी बैरक में बेचैन होकर घूमने लगा। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से वो जेल में नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रहा है, जिसके बाद से उस पर पहले से ज्यादा नजर रखी जा रही है। जेल में उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जेल में तैनात पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक इन दिनों जेल कैंपस में सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 150 जवान संभाल रहे हैं। तो हम लोग अपने समस्त जेलों को कड़ा निर्देश जारी किए हैं और हमारे सभी जेल मुख्यालय के साथ हमारे वीडियो वॉल से, कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। 24 घंटा वो निगरानी पर हमारे भी है। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कैमरा वहाँ लोकल स्तर में भी उसकी निगरानी करती रहती है। मुख्तार अंसारी के बारे में पता लगने पर पुलिस अधीक्षक औचक निरीक्षण पर बांदा की जेल पहुंचे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के बैरक की जांच की। इस औचक निरीक्षण से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने माफिया मुख्तार की पत्नी पर भी शिकंजा कस दिया है। यूपी पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी को 50,000 का इनामी बदमाश घोषित किया है। अफशा अंसारी की पुलिस को लंबे समय से तलाश है। अफशा पर गाजीपुर कोतवाल, मोहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो योगी सरकार साफ कर चुकी है कि माफिया कोई भी हो वो बचेगा नहीं, और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और उसकी फैमिली जो है अब निशाने पर है, और ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही उन लोगों का भी अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक हो। बिल्कुल, तो ये तो एक बड़ी खबर है ही जिस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अब चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग वायरल वीडियोस दिखाते हैं। कहां पर एक मोरनी के अंडे चुराना एक लड़की को भारी पड़ गया, और मेट्रो में सीट पाने के लिए कौन सा नया और अनोखा तरीका देश में अपनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं 2 मिनट के वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। मोरनी के अंडों को चुराने की गलती लड़की को कैसे भारी पड़ गई। एक शख्स पेड़ पर चढ़ता है, नीचे एक लड़की खड़ी होती है। शख्स अंडा चुराकर नीचे खड़ी लड़की को पकड़ रहा होता है। तभी एकाएक मोरनी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और उसने अंडे इकट्ठा कर रही लड़की पर धावा बोल दिया। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। 3 शख्स नजर आ रहे हैं और वो किसी धमाके वाली चीज पर आग लगाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तेज धमाका होता है और व्हाइट कलर का वो धमाका वाला डिब्बा एक शख्स के सिर पर जा गिरता है। भारी भरकम डिब्बा सिर पर गिरते ही शख्स जमीन पर धड़ाम से गिरता है। इस दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई। मेट्रो में सीट नहीं मिलने पर एक शख्स ने गजब का तरीका निकाला और देखते ही देखते पूरी सीट खाली हो गई। वीडियो में देखिए, एक शख्स मेट्रो के अंदर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अचानक से शख्स उल्टी करने का नाटक करने लगता है। आसपास सीट पर बैठे लोगों को लगता है कि कहीं उनके शरीर पर उल्टी ना कर दे। ऐसे में वो लोग अपनी सीट छोड़कर हट जाते हैं। शख्स आराम से सीट पर बैठ जाता है। सांड का आतंक देखिए। स्कूटी सवार 2 लड़कियां स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचती हैं। तभी पीछे से सांड उन पर अटैक कर देता है। गनीमत रही कि सांड के अटैक करते ही लड़कियां स्कूटी छोड़कर भाग खड़ी होती हैं और सांड सीधे पेट्रोल टंकी से जा टकराता है और टंकी भी टूट जाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक शख्स कलाबाजी दिखा रहा होता है, तभी अचानक उसके साथ खेला हो जाता है। वीडियो में देखिए, लकड़ी के टुकड़ों का एक पिलर बनाता है और फिर उसमें शीर्षासन करता है और तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। देखा आपने कैसे एक बैलेंस बिगड़ जाने पर एक शख्स पूरा जमीन पर नीचे गिराता है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बैलेंस बरकरार रखने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है, और इसलिए आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आता है, क्योंकि राज ठाकरे और साथ ही साथ सीएम शिंदे, इन दोनों की आज मुलाकात होने वाली है और हो सकता है कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान भी हो जाए। वैसे भी जिस तरह का घमासान वहाँ पर बचा हुआ है, उसके बीच क्या कोई नया गठबंधन आज बन सकता है? आपके हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के बीच आज सीएम शिंदे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बीच अहम मुलाकात होने वाली है। दोनों के बीच ये बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास यानी कि वर्षा बंगले पर होगी।
खबरें ये निकलकर आ रही हैं कि दोनों ही पार्टियां शिवसेना शिंदे गुट और एमएनएस के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन हो सकता है। सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के एक साथ आने की अटकलों के बीच सियासी हलकों में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि दोनों मिलकर उद्धव की घेराबंदी करने की तैयारी में हैं। बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी का इस्तेमाल मराठी वोटों के बंटवारे के लिए कर सकती है, जिससे कि उद्धव ठाकरे को नुकसान हो। वहीं राज ठाकरे के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में उनके 7 पार्षद चुने गए थे। शिंदे और फडणवीस से हाथ मिलाकर राज ठाकरे अपनी पार्टी में नई जान फूंकने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी खेल जारी है और इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर भी जो सियासी घमासान है, उठापटक है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। अंदरूनी कलह चरम पर है दीपिका। बिल्कुल, और कांग्रेस प्रभारी जो सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने नसीहत दे दी है, जिसने भी पार्टी का माहौल खराब किया वो जल्द से जल्द सुधर जाए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और साथ ही बातों ही बातों में 2 टूक एक बड़े नेता को चेतावनी भी दी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी के बीच राज्य के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा न समझे। उनको ये भी कहा गया है कि कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है, लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा, सभी लीडर। दरअसल जयपुर में कांग्रेस की वर्कशॉप चल रही थी, लेकिन सचिन पायलट इस बैठक से नदारद रहे। इसको लेकर राज्य के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बिना नाम लिए पायलट को आड़े हाथों लिया और कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव को लेकर नसीहत भी दे डाली। जो कांग्रेस के अगेंस्ट बात करेगा उसको मुंह मत लगाओ, जो कांग्रेस की बात करेगा उसका स्वागत करो। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में एक दिन का अनशन करते हुए कहा था कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं कर रही है। प्रभारी रंधावा ने पायलट के इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। असम अरुणाचल सीमा विवाद पर आज दिल्ली में अहम बैठक है। इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद खत्म हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम एमओयू भी साइन करेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाला केस में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के विस्तार को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी और फोटो शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए आपने अयोध्या के मेयर, 57 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 2 और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या से मेयर पद के लिए कुलभूषण साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सभी 763 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो दोपहर 12:29 तक चलेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।
आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा हो भी रहा है। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से जो देश के तमाम मंदिर हैं उनका कायाकल्प हो रहा है। फिर चाहे महाकाल मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या दूसरे मंदिर। अब असम के मां कामाख्या मंदिर का भी जो रूप रंग है वो बदलने वाला है। चलिए आपको एक एनिमेशन वीडियो के जरिए दिखा देते हैं कि मां कामाख्या का कॉरिडोर कैसा बनने वाला है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल के बाद माता कामाख्या देवी मंदिर के कायाकल्प की योजना तैयार की गई है। गुवाहाटी में जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। दरअसल गुवाहाटी में अत्याधुनिक मां कामाख्या कॉरिडोर की रूपरेखा असम सरकार ने तैयार कर ली है। यानी जल्द ही राज्य सरकार मां कामाख्या कॉरिडोर पर काम शुरू कर देगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 4 मिनट 5 सेकंड के एनिमेटेड वीडियो शेयर करके इसका डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान मां कामाख्या कॉरिडोर का ऐलान किया था। गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इस मंदिर को कामेश्वरी या इच्छा की देवी भी कहा जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ योनि के रूप में एक चट्टान की पूजा की जाती है। तो श्रद्धालुओं के लिए वाकई ये बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे एक बहुत अच्छी खबर दीपिका शिव भक्तों के लिए भी आई है। बिल्कुल, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के अलावा एक खुशखबरी और है, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। भोले बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म होने को है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए देश भर में 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा की अवधि को बढ़ाने की लगातार मांग उठ रही थी, जिसके बाद इस बार प्रदेश के एलजी प्रशासन ने इस मांग को स्वीकार करते हुए 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा करवाने का ऐलान किया है। पहला जत्था 30 जून को जम्मू से रवाना किया जाएगा। 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा को लेकर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। अमरनाथ यात्रा के लिए 13 से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6 हफ्ते या उससे ज्यादा दिनों की गर्भवती महिला को अमरनाथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में भी बदलाव हुआ है। अब अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम से शुरू होता है, जो करीब 46-48 किलोमीटर लंबा है। इससे यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है, जहां से गुफा की दूरी 11 से 14 किलोमीटर है। लेकिन खड़ी चढ़ाई की वजह से ये मार्ग सबके लिए आसान नहीं है। तो श्वेता, गर्मी के मौसम के साथ साथ इस साल चुनावी मौसम भी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं कई राज्य में। लेकिन कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। और कांग्रेस के जब उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे तो पथराव शुरू हो गया। किसने पथराव किया, क्यों पथराव किया, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें कर्नाटक के तुमकुर की हैं। कोराटेगेर में तहसीलदार कार्यालय पर एक अज्ञात शख्स ने पथराव कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पत्थर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को लगा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। महिला को जख्मी हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जिस वक्त पथराव की यह घटना हुई
उस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार जी परमेश्वर कार्यालय के अंदर नामांकन दाखिल कर रहे थे। पथराव करने वाला शख्स कौन था, उसने पथराव क्यों किया, इसका अभी तक पता नहीं लग सका है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जो निगरानी है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूपी में 12 जेलों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बिल्कुल, और ड्रोन से नजर रखी जाएगी जेल पर भी और जेल के अंदर बंद कैदियों पर भी। और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी कि यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर ये ट्रायल शुरू होंगे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जेलों की सुरक्षा के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके लिए बाकायदा पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। महाराष्ट्र राज्य कारागार विभाग ने जेलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। देखिए, महाराष्ट्र के सारे प्रिजन्स का जो सिक्योरिटी है उसमें एक हमारी मैन पावर रहती है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से हम जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने 12 ड्रोन कैमरे खरीदे हैं और 12 प्रिजन को हम कवर करने वाले हैं। इससे एक तो हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, दूसरा हमारे पास साइंटिफिक डाटास रहेगा, सैल्यूटरी इफेक्ट्स रहेंगे और इसके कारण निश्चित तौर से प्रिजन की सिक्योरिटी बढ़ेगी। और जो प्रिजनर्स जो कि रोग आने जाने की कोशिश करेंगे या बाहर से कोई बाउंड्री के बाहर से कुछ करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ड्रोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा और आवाजाही पर पैनी नजर रखने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 12 जेलों पर ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। इनमें 8 केंद्रीय कारागार, 2 जिला कारागार और 2 खुली जेल शामिल हैं। रात के समय में निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जेल परिसर के भीतर क्या हो रहा है इस संबंध में रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। जिन कारागारों में निगरानी के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा उनमें पुणे की यरवदा जेल के अलावा कोल्हापुर, नासिक, संभाजीनगर, तलोजा, ठाणे, अमरावती, नागपुर, कल्याण और चंद्रपुर जेल शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के आदेशों के तहत निगरानी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर पुलिस के पावर से हाईटेक इजाफा किया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और वजह है मौसम का बदलता हुआ रुख। क्योंकि 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने का दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए सरकार ने यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। 4 धाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पिछले कुछ वक्त से कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर रखने और कोविड लक्षण होने पर टेस्ट करवाने की सलाह दी है। उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों से जुड़ी इस 4 धाम यात्रा को छोटा 4 धाम की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए यानी यमुनोत्री से चलकर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पहुंचकर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। केदार धाम के कपाट इस साल 25 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलते ही भोले के भक्त उनके दर्शन और पूजन कर सकेंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट इस साल 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसके बाद आम तीर्थ यात्री भगवान बद्रीनाथ का दर्शन एवं पूजन कर सकेंगे। गंगोत्री धाम में बुधवार दोपहर से जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरी गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। इसके अलावा हर्षिल, मुखवा, धराली में भी जमकर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के बीच गंगोत्री धाम में यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है अभी कश्यप हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस कस्टडी में शूटर सनी ने कबूल किया है दिल्ली के जितेंद्र गैंग से हथियार मिले थे। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, गैंग इन तीनों से एनसीआर में हमला करना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते थे शूटर। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है, उससे प्रभावित थे ये शूटर्स। उसी की तरीके से अपराध की दुनिया में नाम बनाना चाहते थे।
और अनुज मिश्रा हमारे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए हैं। अनुज, ये बात पहले भी सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज्यादा प्रभावित ये तीनों शूटर थे, लगातार पूछताछ इनसे की जा रही है और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में? जी, निश्चित तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत ने ही सबसे पहले चलाया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित थे। खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित था सनी। जाहिर तौर पर अब तक की पूछताछ में सूत्रों की माने तो इन लोगों ने ये कबूल किया है कि जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क से इनको असलहे मिले थे। जितेंद्र गोगी जो है इनसे एनसीआर में बड़ी वारदात को अंजाम दिलाना चाहता था। हालांकि सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी और जो कानपुर के बाबर का नाम सामने आ रहा था, बाबर जो था वो भी इसी गैंग से, गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था। ये गिरोह असलहे बनाते भी थे और पंजाब से मंगाते भी थे। हालांकि अभी तक पुलिस का, एसआईटी का ये कहना है कि इनके बयानों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि लगातार ये अपने बयान बदल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने कबूलनामा किया, जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा कबूलनामा है कि किस तरीके से असलहे इनको गोगी गैंग के थ्रू मिले। इतना ही नहीं, ये भी साफ हुआ है कि जो सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस कस्टडी के दौरान बहुत बड़ा कबूलनामा यहाँ पर ये आरोपी कर रहे हैं। ठीक है अनुज, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी दिन भर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि देश, दुनिया, राजनीति, हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बारी है एंटरटेनमेंट वाल की। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्यों कह रहे हैं कि हनी सिंह का दिल एक बार फिर से टूट चुका है और ऐसी कौन सी खबरें हैं बॉलीवुड की, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सिंगर रैपर हनी सिंह और मॉडल टीना ठडानी का ब्रेकअप हो गया है। हनी सिंह और टीना एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे थे। दोनों ने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया और साथ ली हुई फोटोज भी डिलीट कर दी। दोनों अपनी जिंदगी में काफी अलग अलग चीजें चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज हुए एक एल्बम सनक के एक गाने पर विवाद शुरू हो गया है। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ के नाम का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने को कहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी तो बादशाह के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म अफवाह को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस बीच अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। I know the last few minutes were very weird. ये फिल्म 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दिवंगत एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इरफान खान की तीसरी पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को फिल्म पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, जहां इसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। तू बिच्छू से काट ले। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है जिस पर मिथुन चक्रवर्ती अपने ऑल टाइम क्लासिकल डिस्को सॉन्ग आई एम अ डिस्को डांसर पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ये वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। ये वीडियो एक लाइव म्यूजिक इवेंट का है। वैसे सुबह सुबह दीपिका कितना अच्छा लगता है ना, ये ग्रीनरी, ये पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब आसपास अगर कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई हो ना तो बात ही अलग है। बिल्कुल, लेकिन हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोग काफी परेशान हैं। लेकिन बात करें जन्नत यानी कि कश्मीर की, तो वहाँ पर भारी बर्फबारी की वजह से जो सैलानी है वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन्हें गर्मी से राहत मिली है। आप भी देखिए इस नजारे को। देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी की मार झेल रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बावजूद इसके देश भर से पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं। जैसा उम्मीद किए थे कश्मीर वैसा सुहाना, वैसा मस्त दिखा हमको। बस थोड़ा सा 2 दिन से बारिश से हम थोड़े से उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बारिश की वजह से, बट फिर भी मज़ा तो लेना ही है। जब कश्मीर इतनी दूर आए हैं तो घूमना है।
वहाँ के मौसम के बारे में बताएं मैम। उड़ीसा में इस वक्त कितनी? उड़ीसा में तो 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बस बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशान हुए हैं, बाकी बहुत एंजॉय किए हैं। ये 10 डिग्री सेल्सियस इस वक्त यहाँ पे तापमान है, कैसा लग रहा है वहाँ से और यहाँ से कितना अंतर? यहाँ और वहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और यहाँ उतना ही ठंड है। हमें इतनी ठंड की हैबिट नहीं है, तो परेशानी थोड़ा सा हो रहा है, बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग। हिमाचल के पहाड़ों से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों में बर्फीला नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी की है। कश्मीर घाटी में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और ये शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। तो कश्मीर के बदलते मौसम के साथ तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ के लोगों पर अचानक से एक मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरिया में खदान धंस गई और इसमें कई लोगों के मौत की भी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ खदान धंसने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। सुई खदान करके हैं, यहाँ कुछ ग्रामवासी बहुत पहले से अपने घर के पुताई के लिए मिट्टी निकालते थे अनाजकृत रूप से, तो वही मैटर है। वहाँ जाकर के ये लोग मिट्टी नीचे से निकाल रहे थे और खदान धसकने से 4 लोग जो है दब गए और बाद में मृत निकले उसमें से। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन कच्चा रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। सभी मरने वाले एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। एक साथ हुई 4 मौतों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि 5 महीने पहले बस्तर जिले में स्थित एक खदान धंसने से वहां काम कर रहे 6 मजदूरों की दबने से मौत हो गई थी। मृतकों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन।